Hello students, now I am going to explain you about types of friction. In my last video, I have explained you about friction and factor affecting friction. Friction क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम फ्रिक्शन के टाइप पे बात करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देयर आर three types of friction. The first one is static friction, the second one is sliding friction, and the third one is rolling friction. यानी ये तीनों अलग अलग कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच वर्क करते हैं और क्योंकि फ्रिक्शन है यानी अपोजिंग फोर्सेस है, तो इसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस when the bodies are relatively at rest for a longer time। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल, एक कार है वो रुकी हुई है, ठीक है, वो स्टार्ट नहीं है, वो मूव नहीं कर रही है, तो उसके कार के टायर्स और सरफेस यानी रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये अगर इन तीनों फ्रिक्शन में बात करें तो सबसे कह सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शनल फोर्स है, बिकॉज इसमें दोनों बॉडी रेस्ट में होती है। एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर मोशन करना चाहती है, मूव करना चाहती है, बट इनके कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है ये मूव नहीं कर पाते। इवन दो व्हेन वी अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी ये फ्रिक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि बॉडी को मूव नहीं करने देता है। जैसे कार रुकी हुई है, आप कार को धक्का दीजिए अकेले, तो आप इतना सफिशिएंट एक्सटर्नल फोर्स इम्पोज एग्जर्ट नहीं कर पाएंगे कि आप इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकें, इस फ्रिक्शन को हटा सकें, जिससे कि आप उस कार को मूव करा सकें। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी काफ़ी टाइम तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता है क्योंकि ये फ्रिक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये बस आप ये समझिए कि दो बॉडीज दोनों रिलेटिवली रेस्ट में हो, उनके बीच जो फ्रिक्शन लगता है दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे हम कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, या हम खड़े हैं, तो उस समय जो फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट, हमारे पैर और उस कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच का फोर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी वो जो फ्रिक्शनल फोर्स या अपोजिंग फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, हमको मूव करने के लिए या तो कोई पीछे से धक्का दे या हम अपने आप से एक्सटर्नल फोर्स इम्पोज करें और चलना शुरू कर दें। ठीक है, जैसे आप चल रहे हो और स्पीड बढ़ानी हो तो वो इजी होता है क्योंकि उस समय मोशन के टाइम पे आपके पैर और कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, लेकिन जब आप रुके हुए हैं उस समय फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, तो चलिए अब दूसरे टाइप पर बात करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर सरक रही है, स्लाइड कर रही है। ठीक है, जैसे अगर इंक्लाइंड सरफेस की बात करें, कोई इस तरह का सरफेस है, ठीक, और उस पे से कोई चीज़ हम स्लाइड करवा रहे हैं, तो इंक्लाइंड सरफेस अगर होगा तो बॉडी अगर कोई मूव कर रही है तो वो तेज़ी से मूव कर लेगी। जैसे आप ढलान पे गाड़ी मूव कराते हैं, तो ढलान पे जब गाड़ी ले जाते हैं इंक्लाइंड सरफेस पे तो क्या होगा, गाड़ी तेज़ी से मूव करती है। आप साइकिल चलाते हो, देखते हो, अगर कहीं ढलान से आप उतार रहे हो, अपनी साइकिल को मूव करा रहे हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि ये फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। तो अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में कंपेयर करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच का टाइम गैप इतना कम होता है कि वो एक दूसरे को लॉक नहीं कर पाते। जो अभी इसके पहले हम लोग इंटरलॉकिंग की बात की है, जब दो कॉन्टेक्ट सरफेस मिलते हैं तो एक दूसरे को इंटरलॉक करते हैं, बट अगर इंक्लाइंड सरफेस है यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच का टाइम गैप इतना कम होगा कि वो एक दूसरे को इंटरलॉक नहीं कर पाएंगे और एक बॉडी सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर इजीली मूव कर जाएगी। यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लोअर देन दैट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब कोई बॉडी सरक रही है, वहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें यानी एक बॉडी दूसरे किसी सरफेस के ऊपर लुढ़क रही है। जैसे क्रिकेट की बॉल की बात करें, बॉल आप फेंकते हैं तो वो ग्राउंड पर क्या होता है, रोल करते हुए जाता है। ठीक है,
रोल करते हुए जाता है, तो बॉल और कांटेक्ट सरफेस के बीच का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, जिसके वजह से फ्रिक्शन बहुत देर तक नहीं रह पाता। फ्रिक्शन यानी कि आप कह सकते हैं इंटरलॉकिंग नहीं देर तक रह पाती, इसलिए फ्रिक्शन कम लगता है। ठीक है, किसी चीज़ को रोल करके आपको ले जाना हो तो आप देखते हैं वो ईजी होता है। ठीक है, इन कंपेयर टू स्लाइडिंग और स्टैटिक। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन सबसे कम होता है। ठीक है, आपको किसी बॉडी को रोल करके ले जाना, जैसे लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा हो और उसको किसी गाड़ी के ऊपर रख लेते हैं हम, तो गाड़ी का टायर जानते हैं, रोल करता है, रोल करेगा तो क्या होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस यानी रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन कम होगा, आसानी से वो मूव कर जाता है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन, क्रिकेट की बॉल ले सकते हैं या फिर कोई सिलिंड्रिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है और कहीं इंक्लाइंड सरफेस से हम उसको लुढ़का रहे हैं तो वो रोल करते हुए जाएगा। ठीक है, रोटेट होते हुए जाएगा, तो रोटेट करके कोई बॉडी मूव कर रहा है अगर, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट सरफेस और के बीच का जो एरिया होगा वो बहुत कम होगा, जिसके वजह से फ्रिक्शन कम होगा और बॉडी आसानी से मूव कर सकेगी। ठीक है, तो ये अगर इन तीनों फ्रिक्शन में कंपेयर करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शनल फोर्स होता है इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम स्लाइडिंग, और सबसे मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन के केस में। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड में एग्जांपल हम लेते हैं तो लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड एक्सर्टेड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑल ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है तो वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे आप साइकिल चला रहे हो और एयर जिस तरफ से एयर ब्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हैं तो आप देखेंगे कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, साइकिल आप इजीली चला नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फ्लूइड, यानी फ्लूइड क्या है, वहाँ पे एयर है, वो फ्लूइड क्या कर रहा है, आपके मोशन को इम्पोज कर रहा है बाय अप्लाइंग फ्रिक्शन। तो वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है एयर द्वारा, दैट फोर्स इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे आप नाव चलाते हैं या आप तैरते हैं पानी में, तो आप देखते हैं कि आप अगर आप पानी के धार की यानी स्ट्रीम के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगा करके तैरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसलिए क्योंकि फ्लूइड एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन देम। दिस फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। जो फ्लूइड के द्वारा, एयर या वाटर के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज ड्रैग। याद रखेंगे आप लोग, ड्रैग। दिस डिपेंड्स अपॉन द शेप, मटेरियल एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ड्रैग यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड एक्सर्ट करता है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, शेप, उस ऑब्जेक्ट का जो उसके अंदर मूव कर रहा है, उस फ्लूइड में मूव कर रहा है, उसका शेप क्या है, किस मटेरियल का बना हुआ है और उसकी स्पीड क्या है। जैसे अगर लोहे का ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उस पर फोर्स ज़्यादा लगे, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर आप लकड़ी का ऑब्जेक्ट है, जैसे बोट आप ले जा रहे हैं तो बोट पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो शेप, मटेरियल और स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। अगर बहुत तेज स्पीड से कोई बॉडी वाटर के अंदर या एयर में मूव करती है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा। तो ड्रैग यानी फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड which is known as drag, and drag depends upon the shape, material and speed of the moving object. ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन इज मिनिमम फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर नैरो इन फ्रंट एंड ब्रॉड एट बैक। ठीक है, ड्रैग उस ऑब्जेक्ट पे मिनिमम लगेगा जो फ्रंट पे नैरो हो और बैक पे ब्रॉड हो, यानी आगे की तरफ नैरो हो, पतला हो, और पीछे की तरफ क्या हो, ब्रॉड हो। ऐसे ऑब्जेक्ट पर ड्रैग मिनिमम लगेगा। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल की बात करेंगे। दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन्ड शेप। तो ऐसा शेप जो फ्रंट पे नैरो हो और बैक में ब्रॉड हो, ऐसे शेप को हम स्ट्रीमलाइन्ड शेप कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको कोई एग्जांपल देखते हैं। बोट्स एंड शिप्स हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडीज टू हेल्प दे मूव इजीली। बोट और शिप को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाता है, यानी
आगे वाला जो पोर्शन होता है उसको नैरो कर दिया जाता है और पीछे ब्रॉड कर दिया जाता है। इसी को हम स्ट्रीमलाइन शेप करते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप करने के पीछे रीजन क्या होता है कि अगर स्ट्रीमलाइन शेप होगा मीन्स उस पर ड्रैग कम लगेगा, उस पर फ्लूइड का फ्रिक्शन कम लगेगा, वो इजीली मूव कर सकेगा। इसी कारण बोट को या शिप को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाता है कि वो वाटर में इजीली मूव कर सके। ठीक है। दूसरी बात, ऑटोमोबाइल्स आर नैरो फ्रॉम फ्रंट टू रिड्यूस ड्रैग। जो ऑटोमोबाइल होती है, गाड़ियाँ होती हैं, वो आगे से आप देखेंगे उसको नैरो कर दिया जाता है, क्योंकि जब वो मूव करेंगी तो एयर एग्जर्ट फ्रिक्शन ऑन देम। तो अगर स्ट्रीमलाइन होगी तो क्या करेगा, एयर को आसानी से ओवरकम करके वो आसानी से मूव कर सकेगा। ठीक है। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट्स, मिसाइल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू कट एयर। ठीक है। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, रॉकेट, मिसाइल, इन सब बॉडीज को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाता है, यानी फ्रंट पे नैरो कर दिया जाता है, जिससे वो एयर को चीर करके, कहते हैं हवा को चीर करके निकल गया। हवा को चीर करके निकलने का मतलब क्या हुआ, अगर वो स्ट्रीमलाइन है, नैरो है, तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट कम है, मतलब उसके आगे वाले पोर्शन पे फ्रिक्शन कम लगेगा और आसानी से वो मूव कर सकेगा फ्लूइड में। फ्लूइड इन द सेंस लिक्विड और एयर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कह सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल से आई होप कि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग इस फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर बात करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।